साहबजादे के बारे में एक बात मशहूर थी, वो कब किस तरह रिएक्ट करेंगे कोई भी नहीं जानता था। उनकी यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी। मुनमुन ने कभी नहीं सोचा था कि साहबजादे को रिझाने का उसका प्लान इस तरह पलट जाएगा। साहबजादे ने एक जंगली जानवर की तरह मुनमुन की तरफ आगे बढ़कर उसकी बाहों को जकड़ लिया। आधे कपड़ों में मुनमुन इतनी हॉट लग रही थी कि कोई दूसरा मर्द होता तो इस वक्त मुनमुन पर नाराज होने की जगह उसे अपनी बाहों में लेकर उसे प्यार कर रहा होता। पर ये साहबजादे थे जिनका एक हाथ मुनमुन की कमर को इस तरह जकड़े हुए था कि मुनमुन को दर्द महसूस होने लगा था। साहबजादे ने धीरे से मुनमुन के कानों के पास जाते हुए कहा, आज के बाद डोंट एवर टीज मी मुनमुन। तुम्हें क्या लगा तुम गुनगुन की साड़ी पहनोगी और मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूंगा? मुनमुन ने कांपते हुए लफ्जों में कहा, मैं तो बस आपको रिझाना चाहती थी, आपको पाना चाहती थी, अपने इस नाजुक जिस्म को आप पर न्योछावर करना चाहती थी। साहबजादे ने मुनमुन को घूरते हुए कहा, इन हरकतों से सिर्फ एक कमजोर मर्द पिघलता है और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है मुनमुन। तुम इतने सालों तक मेरे साथ रहने के बाद भी मुझे समझ नहीं पाई। ये नाजुक होंठ, ये पतली कमर। अगर साहबजादे इन्हीं चीजों से इंप्रेस होता तो लड़कियों की लाइन लगी होती घर के बाहर, पर तुम समझ पाओगी? ये कहते हुए साहबजादे उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगे। मुनमुन ने दर्द भरी आवाज में कहा, तो फिर किस चीज से इंप्रेस होते हैं आप? इतने सालों में हर तरीका ट्राई कर चुके हूँ, पर हम दोनों के बीच की दूरियां कम ही नहीं होती। आपके लिए मैं इतने एफर्ट्स डालती हूँ, उनकी तो कोई परवाह ही नहीं है आपको। साहबजादे ने मुड़ते हुए जवाब दिया, एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में हो तो ही उसकी कदर होती है। मुनमुन ने भी फौरन जवाब दिया, यही तो प्रॉब्लम है, आपको मेरी कदर ही नहीं है। शायद आज भी आप मेरे अंदर गुनगुन को ही ढूंढते हैं। मुनमुन की इस बात ने साहबजादे को फिर से गुस्सा दिला दिया था, पर इस बार उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, यही तुम्हारी गलतफहमी है। शायद तुम गुनगुन की तरह बनना चाहती हो, इसीलिए उसी की साड़ी पहनकर तुम आज मेरे सामने आई। एक बात याद रखना, आज के बाद गुनगुन के किसी भी कपड़े को हाथ मत लगाना। साहबजादा अपने अतीत में नहीं जीता, गुनगुन मेरा अतीत थी, और ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो तुम। ये कहते हुए साहबजादे फौरन उस कमरे से बाहर चले गए। मुनमुन ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुनमुन ने खुद को शाबाशी देते हुए कहा, वाह मुनमुन, तू कमाल है। आज मैंने गुनगुन की साड़ी इसीलिए पहनी थी ताकि पता चल सके गुनगुन की अहमियत साहबजादे के दिल में आज भी है या नहीं। जिस तरह साहबजादे ने गुनगुन की साड़ी को आग लगाई है, आई एम श्योर वो गुनगुन को इसी तरह अपने दिल में भी राग बना चुके होंगे। मुनमुन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और उसने फौरन खड़े होकर खुद को आईने में देखते हुए कहा, हॉट तो मैं हुई, और देखना साहबजादे, अपने इस हॉट फिगर से एक दिन आपके सख्त दिल को पिघला कर ही मानूंगी। ये कहते हुए मुनमुन ने उस साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट भी निकाल कर फेंक दिया। आईने में मुनमुन की नजर अपनी कमर पर पड़ी, जहां साहबजादे ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। मुनमुन के गोरे बदन पर साहबजादे की उंगलियों के निशान छप चुके थे। मुनमुन उस निशान को देखते हुए शार लेने वॉशरूम चली गई। मुनमुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत ने साहबजादे की रात की नींद उड़ा दी थी। साहबजादे गुस्से से लाल हो रहे थे। वो जैसे ही हॉल की तरफ जा रहे थे तो उनकी माँ लीला देवी ने साहबजादे को देखकर उन्हें रोकते हुए कहा, साहबजादे। साहबजादे ने पलटकर देखा तो लीला देवी ठीक उनके पीछे खड़ी थी। लीला देवी ने साहबजादे की आंखों में उबलते हुए गुस्से को देखते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? तू अभी तक सोया नहीं? साहबजादे ने लीला देवी के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ माँ, बस कुछ काम है, आप सो जाओ। लीला देवी ने साहबजादे की तरफ घूरते हुए कहा, तेरी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ तुझे। तू अपनी दिक्कत कभी किसी से शेयर नहीं करता, बस याद रखना तूने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाना सीखा है, वरना तेरे पहले के रूप को देखकर अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती थी। साहबजादे ने हामी में सर हिलाया और लीला देवी अपने कमरे में चली गई। साहबजादे भी किस तरह अपनी माँ को बताते कि इस वक्त उनकी जिंदगी में जो बवंडर चल रहा था वो उन्हें बार बार उस रौद्र रूप में लाने को बेबस कर रहा था। अपने अंदर पनप रहे गुस्से को निकालने के लिए साहबजादे ने हॉल में रखे अपने पियानो को बजाना शुरू किया। हर एक नोट के साथ मानो जैसे उनका गुस्सा बाहर निकल के आ रहा था। इस पियानो की आवाज वॉशरूम में नहाते हुए मुनमुन भी सुन पा रही थी। वो समझ चुकी थी कि साहबजादे बहुत ज्यादा गुस्से में है। लीला देवी को भी अपने कमरे में उस पियानो की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब तक वो भी समझ चुकी थी कि साहबजादे के अंदर एक तूफान पल रहा है और अगर इस तूफान को जल्दी शांत नहीं किया गया तो पहले की तरह ये ना जाने फिर से कितनी जिंदगियां तबाह कर देगा। साहबजादे के मेंशन से कई किलोमीटर दूर मुंबई शहर में ही एक और तूफान पल रहा था, गुनगुन के दिल में। आधी रात को प्रगति की बालकनी में खड़ी गुनगुन अंधेरी रात में पसरे आसमान को घूर रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि 2 दिन में उसकी जिंदगी इतनी करवट लेगी, पर अब वो अच्छे से समझ चुकी थी कि शायद ये रात इस शहर में उसकी आखिरी रात थी। अगर कल साहबजादे ने उसे केस से निकालने का फैसला लिया तो वो वापस यूएसए चली जाएगी। गुनगुन ये सोच ही रही थी कि अचानक से उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। गुनगुन ने चौंकते हुए सोचा, इतनी रात को कौन फोन कर सकता है? गुनगुन ने जैसे ही ये देखने के लिए फोन उठाया तो उसके होश उड़ गए। मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, साहबजादा कॉलिंग। गुनगुन हैरान थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि साहबजादा उसे इतनी रात गए फोन क्यों कर रहे थे। पर इससे पहले कि फोन की घंटी बंद होती
गुनगुन ने फौरन फोन उठा लिया, पर फोन की दूसरी तरफ से किसी ने हेलो तक नहीं कहा। सुनाई दे रही थी तो तेजी से बज रही पियानो की धुन, जिसे सुनते ही गुनगुन समझ चुकी थी कि साहबजादे के अंदर गुस्से का तूफान पल रहा है। भले ही गुनगुन पिछले 5 सालों से साहबजादे से अलग थी, पर उसे अच्छे से याद था कि साहबजादे रात को पियानो तभी बजाते हैं जब उनके अंदर हद से ज्यादा गुस्सा हो। गुनगुन ने ही फोन पर पहल करते हुए कहा, हेलो। गुनगुन के हेलो कहते ही पियानो की आवाज अचानक से रुक गई और दूसरी तरफ से साहबजादे की आवाज आई, हेलो गुनगुन। गुनगुन साहबजादे को अपने ऊपर किसी भी तरह हावी होने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने फौरन कहा, आधी रात को एक औरत को फोन करना ये कौन सा तरीका है मिस्टर साहबजादे? साहबजादे ने भी गहरी आवाज में कहा, कल का तो पता नहीं, पर आज रात तक तो तुम मेरी लॉयर हो ना, और मैं जब चाहूं अपने वकील को फोन कर सकता हूँ। साहबजादे के जवाब से गुनगुन थोड़ा सहम गई। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, कहिए क्या बात करनी है आपको अपने वकील से? साहबजादे ने फौरन कहा, बात नहीं, कुछ सवाल है मेरे, उनका जवाब चाहिए। कैसे सवाल? गुनगुन ने फौरन पूछा। साहबजादे ने पूछा, मैं कैसे मान लूं कि इस बार तुम बीच में छोड़कर नहीं जाओगी? छोड़कर भागने की आदत मेरी नहीं आपकी है। गुनगुन जो कमिट करती है उस पर टिकती है। साहबजादे ने भी फौरन कहा, धोखा देना तुम्हारी फितरत है, इसीलिए कंफर्म करना जरूरी है। जिससे आप धोखा समझते हैं लोग उसे अपनी जिंदगी में स्टैंड लेना कहते हैं, और गुनगुन एक बार स्टैंड ले लेती है ना, तो ना ही वो केस से पीछे हटती है और ना ही अपने कमिटमेंट से। बहुत बातें करना सीख गई हो। हाँ, आपसे ही सीखा है। काश मुझसे तुमने सच बोलना सीखा होता, काश आपने सच देखना सीखा होता। बहस अच्छा करना सीख गई हो, इसीलिए तो बेस्ट लॉयर हूँ। गुनगुन का यह जवाब सुनते ही एक पल के लिए साहबजादे चुप हो गए। गुनगुन ने उत्सुकता से कहा, तो फिर कैसा रहा मेरा टेस्ट? फोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी और फिर साहबजादे की गहरी आवाज ने कहा, इस टेस्ट का रिजल्ट तुम्हें कल ऑफिस में ही पता चल जाएगा, पर एक बात याद रखना गुनगुन, तुम कितनी ही बड़ी लॉयर क्यों ना बन चुकी हो, पर जिंदगी के टेस्ट में तुम फेल हो। ये कहते ही साहबजादे ने फौरन फोन काट दिया। साहबजादे के मुंह से निकले हुए ये आखिरी बोल गुनगुन के कानों में एक शंख की तरह गूंज रहे थे। साहबजादे ने फोन तो काट दिया था, पर उनके इस कॉल की वजह से गुनगुन सारी रात सो नहीं पाई थी। फिर भी अगली सुबह वो तैयार थी साहबजादे का फैसला सुनने के लिए। अपने लॉयर की यूनिफॉर्म पहने गुनगुन लॉ फर्म के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर कॉल आया। फोन की स्क्रीन पर बोर्डिंग स्कूल लैंडलाइन नाम शो हो रहा था। गुनगुन ने फोन उठाया और झट से बोली, हेलो माय लिटिल चैम्प्स। सामने से 2 छोटे छोटे बच्चों की आवाज आई, आई ऑल्सो मिस यू माय चैम्प्स। गुनगुन ने जवाब दिया। गुनगुन की बात सुनते ही दोनों बच्चे एक साथ बोले। दोनों बच्चों की बात सुनते गुनगुन ने बच्चों से कहा, बेटा यू नो ना, आपकी मम्मा को बहुत सारा काम होता है। गुनगुन की बात सुनते ही दोनों बच्चों के चेहरे पर उदासी छा गई। गुनगुन के दोनों बच्चे अपनी माँ से दूर इंडिया में दिल्ली के पास के बोर्डिंग स्कूल में रह रहे थे। गुनगुन दोनों बच्चों को दिलासा देते हुए बोली, बट यू डोंट वरी बच्चा, मम्मा विल मीट यू सून। गुनगुन अपने बच्चों से बातें कर रही थी, तभी बोर्डिंग स्कूल की मैडम ने दोनों बच्चों को टाइम बताते हुए कहा, किड्स यू हैव ओनली फ्यू मिनट्स लेफ्ट। मैडम की आवाज सुन गुनगुन के बच्चों ने कहा, आप अपना ध्यान रखना, ओके बाय, आई लव यू। फोन काटते ही जैसे गुनगुन पलटी तो उसने देखा कि साहबजादे भी अपने बॉडीगार्ड्स और तिवारी जी के साथ ऑफिस पहुंच चुके हैं। साहबजादे गुनगुन की तरफ घूरते हुए देख रहे थे। गुनगुन टेंशन में थी, उसे डर था कि कहीं साहबजादे ने उसकी बात सुन तो नहीं ली। और तभी साहबजादे घूरते हुए गुनगुन की तरफ आगे बढ़ रहे थे और बिना गुनगुन से कुछ कहे उसे बस घूरते हुए वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चले गए। गुनगुन ने भी एक गहरी सांस ली और वो भी उनके पीछे अंदर चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल टेंस था। मिश्रा जी के साथ साथ फर्म के बाकी लॉयर्स भी मौजूद थे। गुनगुन साहबजादे के ठीक ऑपोजिट चेयर पर बैठी हुई थी और साहबजादे वो तो किसी की परवाह किए बिना बस गुनगुन को घूरे जा रहे थे। गुनगुन का शक सही था, साहबजादे ने उसकी बात सुन ली थी, पर सिर्फ वो आखिरी हिस्सा जिसमें गुनगुन ने कहा था, ओके बाय, आई लव यू। साहबजादे ने मन ही मन सोचा, कौन है ये वो शख्स जिससे गुनगुन इतने प्यार से आई लव यू कह रही थी? मुझे किसी भी हाल में जानना है। कॉन्फ्रेंस रूम में सब शांत बैठे थे और फिर तभी मिश्रा जी ने उठते हुए साहबजादे से पूछा, तो फिर क्या डिसीजन लिया है आपने सर? गुनगुन की धड़कनें तेज हो रही थी। साहबजादे ने गुनगुन की आंखों में झांकते हुए कहा, यू आर डूइंग केस। ये सुनते ही मिश्रा जी खुशी से झूम उठे, पर इससे पहले वो कुछ कह पाते गुनगुन ने फौरन कहा, ग्रेट, तो केस को लेकर मेरे कुछ सवाल है। मैंने कल आपकी फाइल अच्छे से रीड की। आपकी कंपनी का मानना है कि आपके 500 करोड़ गायब करने में दुबई की WX लिमिटेड का हाथ है। क्या आप बता सकते हैं कंपनी ने ये काम कैसे किया होगा? साहबजादे ने कहा, उन्होंने हमारे कंप्यूटर को हैक किया और फिर सारा डाटा चुरा लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। गुनगुन पूरे केस को समझ रही थी। उसने साहबजादा से एक और सवाल किया, साहबजादा, आपके पास कंपनी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस या कोई गवाह है? साहबजादा ने नामे सर हिलाया। गुनगुन ने साहबजादा को जवाब दिया, अदालत सबूत मांगती है,
वकील का काम है उन सबूतों को तर्क के साथ रखना। बिना सबूत के कोई भी वकील कुछ नहीं कर सकता। साहबजादे ने फौरन तंज कसते हुए कहा, तो ढूंढिए सबूत। मैंने सुना है आप यूएसए में सबूत ढूंढने में बहुत खतरा भी उठा लेती थी। ये सुनकर मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सब गुनगुन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। गुनगुन ने अपनी नजरें उठाकर साहबजादे से कहा, कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। गुनगुन के जवाब देते ही मिश्रा जी ने घड़ी देखी। वो मीटिंग को बीच में रोकते हुए बोली, लंच टाइम हो गया है, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। सभी एक एक करके कॉन्फ्रेंस रूम से जा चुके थे। गुनगुन भी अपने बैग में अपना सामान रख रही थी। तभी साहबजादा ने गुनगुन के पास आते हुए कहा, तुमसे कुछ बात करनी है। गुनगुन ने कहा, हाँ कहिए। साहबजादे ने कहा, यहाँ नहीं, मेरे साथ लंच पर चलो, वहीं बात करेंगे। गुनगुन ने साहबजादा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। साहबजादे ने फिर से कहा, क्या तुम मेरे साथ अकेले लंच पर आने से डर रही हो? इस बात पर गुनगुन ने साहब की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या गुनगुन साहबजादे के साथ लंच पर जाएगी? क्या साहबजादे और गुनगुन के उलझे रिश्तों की डोर कभी सुलझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।